ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इन रेस्ट। भाई आपके फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसके अंदर आप चार्ज को स्टडी करेंगे और उस चार्ज को स्टडी करेंगे जो चार्ज कहाँ होगा? रेस्ट में। यानी कि जब तक चार्ज रेस्ट में है उसकी स्टडी को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या है? रुका हुआ। तो क्लास 11th इज एंटायरली बेस्ड ऑन द मास पार्टिकल एंड क्लास 12th इज बेस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल है क्या? फर्स्ट चीज, डेली लाइफ में कुछ फिनोमिना हुई जिससे हमने ये देखा कि कुछ बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और कुछ बॉडी एक दूसरे को रिपल्स कर रही है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था। एक बोतल बनाई ऐसे, और यहां पे से ऐसे एक रॉड डाली, कंडक्टिंग रॉड, और यहां पे उन्होंने गोल्ड की दो पतली पतली सी फिल्म लगा दी। मैंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में बेटा, किसी बॉडी को जो कि चार्ज है, चार्ज मतलब चार्ज के बारे में आप धीरे धीरे हम सीखना करेंगे। शुरू के चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और करते क्या है सर? चार्ज दो काम करते हैं, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब इस चार्ज बॉडी को इससे टच कराया गया तो चार्ज में एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली चार्ज कैसे पता चला। ये चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होने लगा, और चूंकि ये कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग चीजों में चार्ज ऐसे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, इधर भी और इधर भी। ये जैसे ही टच कराया उसके कुछ देर बाद ये लीव्स एक दूसरे से दूर हटने लगी, एक दूसरे से दूर हटने लगी। अब ये दूर हटने लगी तो ऑब्वियस है कि ये मूव करने लगी, मूव करने लगे तो देयर इज अ सम फोर्स। कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। ये दोनों पास पास थी, चिपकी हुई मतलब दोनों पास में थी, एकदम चिपकी नहीं थी। फिर ये दूर हटने लगी। तो मैंने कहा कि भाई यहां पर जैसे ही मैंने चार्ज दी है दूर हटने लगी, मैंने कौन सा चार्ज अभी दिया इसको? पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने यही काम नेगेटिव चार्ज के साथ किया कि मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाया और नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैंने इससे टच कराया। मैंने टच कराया तो चार्ज फैलना शुरू हुआ और ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से फिर से दूर हटने लगी। ये दूर हटने का मैंने कंक्लूजन निकाला कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जब सेकेंड टाइम मैंने नेगेटिव चार्ज दिया तब भी सेम फिनोमिना हुई। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं पर नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी कि चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरैक्शन होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। इट मींस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फर्स्ट चीज तो मैं ये सीख जाऊं कि सर ये चार्ज क्या है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास? फर्स्ट अगर हम पूछे कि व्हाट इज द मास, मास क्या है? आप मास को क्या जानते हैं? मास को सोचकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आते हैं। पार्टिकल्स में और डिटेल और अंदर जाओ तो जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर में कितना मास है, तो मास इट मींस आप ये बोलते हैं कि मैटर इनसाइड द बॉडी। मैटर इनसाइड द, इसके अंदर मैटर कितना भरा हुआ है, दैट इज द मास। एंड मास हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अनदर मास, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। एवरी मास बॉडी इज अट्रैक्ट टू other mass body, that is a fundamental property of mass कि mass is attractive in nature, mass is attractive in nature। और mass दुनिया में नेगेटिव पॉसिबल, इट मींस मास ओनली एक ही तरीके का होता है, पॉजिटिव मास ओनली। तो हमने जो अट्रैक्शन का फोर्स देखा किसमें? मास पार्टिकल्स के बीच में, उसका नेचर सिर्फ था अट्रैक्टिव। पर रियल लाइफ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें यह देखा गया कि अट्रैक्टिव करना चाहिए था पर ये क्या कर रहा है? रिपेल भी कर रहा है। तो फिर एक चीज पता चली कि चार्ज नाम की भी एक चीज होती है। अब हम चाहते हैं हमारे एटम के पास, एटम, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटम के पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि मास पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। क्या मास भी होता है?
Yes, electron have mass as well as electron have charge. What about neutron? There is no charge, but they have mass. What is the proton? Proton have mass as well as proton have charge. इट मीन्स जो पार्टिकल्स है वो दुनिया में दो तरीके के अभी हमने देखे हैं, आइदर मास पार्टिकल, आइदर मास पार्टिकल इज ओनली वन टाइप. That's why the force between the mass particle is also only one type, attractive. But charge particle have two types. Or two type है, that's why the nature of force is also two type, attractive and so that force is called the electrostatic force. And electrostatic force in nature available in two pattern, attractive and रिपल्सिव. और कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव, जो उससे इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सिमिलर चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड डिससिमिलर चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड डिससिमिलर चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. अभी हमें चार्ज के बारे में पता नहीं, बस एक ऐसी कोई घटना हुई जिससे मुझे पता चला कि देखो मैं इन दोनों को ऐसे रब करता हूं, जैसे आपने कंघी कर ली और कंघी के बाद आप उस कंघी से पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास जाइए तो पीसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे. यही काम आप बलून लीजिए और बलून को सूखे बालों के ऊपर ऐसे रफ कर दीजिएगा और इधर कहीं चिपका देना तो बलून अपने आप चिपक जाएगा. चिपकने का रीजन क्या है, हम इतना सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे जो चार्ज है जस्ट उसके अपोजिट नेचर का चार्ज बलून के ऊपर रहा होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कभी समर डेज में आपने देखा हुआ एक्सीलेटर वगैरह, जो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो आप एक्सीलेटर को ऐसे कभी समर डेज में खास करके ऐसे टच करिए तो आपको हल्का सा शॉक लगेगा. सम टाइम आपके दोस्त को आप कभी ऐसे, वो बैठा हुआ है, मान लीजिए कि उसको अपने कहीं पर इस तरीके से उसकी बॉडी पर चार्ज है और आपने उसे टच कर दिया तो आपको एक हल्का सा शॉक लगेगा. ये जो इलेक्ट्रिसिटी बेटा इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. तो हम धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करके कहां पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पास. सबसे पहले हम चार्ज को तो डिटेल करेंगे, व्हाट इज द चार्ज. देन हम चार्ज के बाद डिटेल करेंगे क्या ये चार्ज किसी तरीके का फोर्स भी प्रोड्यूस करता है, तो हम उस फोर्स के बारे में जानना शुरू करेंगे. अगर ये फोर्स है तो ऑब्वियसली देयर इज सम फील्ड, तो फिर हम उस फील्ड को जानना शुरू करेंगे जिस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे देखा नहीं जा सकता पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. हम उस फील्ड को स्टडी करेंगे, फिर हम उस फील्ड को ये देखेंगे कि कितनी स्ट्रांग है. सो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चार्ज को समझिए, फिर फोर्स को समझिए, और जब आप फोर्स को समझने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ये भी सोचेंगे कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हुए तो फोर्स तो सर ज्यादा होगा. इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स. For firstly, in throughout the syllabus and throughout the chapter हमें क्या करना है, किसी एक चार्ज की वजह से फील्ड लिखते आना चाहिए, किसी दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो फोर्स लिखते आना चाहिए. तो चार्ज है क्या, जैसे आपने कहा मास क्या है, तो मास इज अ फंडामेंटल थिंग जिससे वो किसी दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. मैं यहाँ पर चार्ज बोलूंगा, चार्ज क्या है, तो देखो चार्ज को पहले इंड्यूस करने के तरीके से उसको डिफाइन करना आसान है. जस्ट लाइक आपने एटम के बारे में पढ़ा. एटम क्या होता है बेटा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम हैव नो चार्ज, यस सर नो, एटम हैव नो चार्ज. क्या एटम हैव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? आपने तो कहा चार्ज नहीं है, पर क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस. सपोज देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी प्रोटॉन? 5. आपने कहा आंसर क्या सर, 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5, पर नेट चार्ज कितना है? इट मींस द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया होगा उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन ने बनाया. नाउ सपोज 1 इलेक्ट्रॉन is removed from that atom, then what is the new charge? 1 electron is removed from that atom, so there is 4 electron and 5 proton. Which charge is in majority? That's why इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. हाउ मच पॉजिटिव चार्ज? नो. हाउ मच पॉजिटिव चार्ज? क्या पॉजिटिव में 5 एंड नेगेटिव में 4, इट इज 1. क्या 1 इनका डिफरेंस लेना है, क्या लेना है बेटा?
द चार्ज ऑन द बॉडी इज 5 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट के बाहर ई इज नॉट अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज अ फंडामेंटल चार्ज, इट इज द लीस्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो पॉजिटिव में ई चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। If any body have deficiency of electron, it means the body is positively charged. इलेक्ट्रॉनों की कमी, पॉजिटिव चार्ज। सपोज अगर मैं इसमें से प्रोटॉन निकालता तो कौन सा चार्ज इंड्यूस होता? नेगेटिव चार्ज। सर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? नो, वी नेवर क्रिएट एनी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जनरेट या बनाया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। It means the charge is always a conserved quantity. Conserve, it means in universe the whole charge is always constant. In universe whole charge is always constant. किसी बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ऑब्वियस है किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। चार्ज को डिस्ट्रॉय करने का कोई रूल नहीं है, जस्ट लाइक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का कोई रूल, एंड एनर्जी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, जस्ट लाइक अ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू। चार्ज को मारा, इससे क्रिएट भी और इसे जनरेट या इंड्यूस किया जा सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन, कि जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये लो सर मुझे शॉक लग गया करंट से। करंट मतलब नंबर ऑफ चार्ज एक साथ, तो मैंने किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच कर दिया, इट मींस वो चार्ज सारा कहां चला गया? मेरी बॉडी के अंदर। तो मेरी बॉडी पर चार्ज आ गया है, मेरी बॉडी से चार्ज निकलकर अगर मेरे बॉडी की कनेक्टिविटी ग्राउंड से है तो कहां गया बेटा? ग्राउंड में। जब ये चार्ज मूव करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई मेरी बॉडी सेल्फ जल जाएगी। तो करंट लगने का मतलब होता है कि अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एक साथ पास हुआ, जिसकी वजह से बॉडी गर्म हुई, और बॉडी गर्म होने पे सेल्स बर्न हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का चार्ज आपने पास कराया। सो वेरी फंडामेंटल टर्म कि हम उस चार्ज को स्टडी करने वाले हैं जो चार्ज रेस्ट में है। यहां पर एक्सपेरिमेंटली पता चल चुका था कि चार्जेस जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो चार्ज क्या है? फर्स्ट टर्म, तो चार्ज को अगर आप डिफाइन करने जाएं तो चार्ज बेटा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या ऐसा बोल दीजिए चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक उसे कहते हैं जिसे भाई कुदरत ने दिया हो या कहीं से आई हो, ड्यू टू विच द बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपल टू सम अदर बॉडी। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच बॉडी, ऐसा लिख सकते हैं, बॉडी शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ बहुत सारी चर्चा हुई चार्ज के बारे में, अगर आए हैं तो फिर चार्ज के टाइप के ऊपर बातें करी। चार्ज के टाइप क्या है बेटा? टाइप कैसे बने चार्ज के? दो टाइप का, पॉजिटिव एंड, हम हमारी भाषा में क्या याद रखें, हमें ऐसा याद रखना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब व्हाट? अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ एनी बॉडी इज negative charge, it means the number of electrons is greater than number of protons। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? number of E is greater than number of protons। number of P या number of E is less than number of, क्या it is negative charge? yes or no? where NP is the number of, and NE is the number of। एक बच्चे से मैंने पूछा कि एटम है, जस्ट लाइक कि मैंने हीलियम लिया और उसे हीलियम के बारे में पता है कि हीलियम का 2H4 ऐसा कुछ लिखने का तरीका होता है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। मैंने कहा कि 1 ग्राम हीलियम ले लो, अब बताओ उसके अंदर कितने हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं? क्या बहुत लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स होंगे? यस सर नो? आप मैटर को ग्राम में लेंगे ना। मैंने कहा चलो 1 ग्राम हीलियम है, बताओ इसके अंदर कितने एटम्स है? तो देयर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इट मींस देयर इज a large number of electrons and protons। यस सर नो? सिंगल नहीं है। हम जब बॉडी को स्टडी करेंगे, क्या बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स?
यस सर नो? और एक एटम में दो हैं एंड सपोज दे हैव 10 करोड़ ऑफ एटम्स, तो 10 इंटू 2 20 करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम हुआ, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी? यस। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो डिफिशियंसी ना, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर दोनों बराबर हुए तो बॉडी पर न्यूट्रल चार्ज का टाइप पता चले सर, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल टाइप का भी एक चार्ज होता है। न्यूट्रल नाम का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। फिर इस चार्ज की कल्पना करी गई तो चार्ज की यूनिट वगैरह के ऊपर चर्चा हुई, कैसे इसकी यूनिट बनाई जाए। यूनिट बनाई गई, हमारे पास कौन है भाई साहब, सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे बड़े फेमस है, इनका नाम है कूलॉम। क्या नाम है बेटा? इन्होंने ही चार्ज को पता लगा, इन्होंने कहा मेरे नाम पे उसका यूनिट रखो, इन्होंने अपने नाम पे उसकी यूनिट रख दी कूलॉम। चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या आ गया? कूलॉम। क्या आपने चार्ज को जोड़ते घटाते समय किसी तरीके वेक्टर लॉ का यूज किया? अगर किसी के पास 5 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल चार्ज कितना है बच्चे? क्या 3 ई के बराबर आया ना? मैंने ये 3 क्यों लिखा? 5 और 2 तो 7 होते हैं। वेरी गुड जस्ट सर, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव प्लस और इसके पास नेगेटिव में, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 3। अभी हम आएंगे इसके ऊपर कि 3 कैसे आया। बट मैंने जब चार्ज को जोड़ा, क्या किसी तरीके का वेक्टर लॉ यूज किया? वेक्टर लॉ नहीं यूज किया। इट मींस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ जरा, डायमेंशन फॉर्मूला हमारे चार्ज का क्या है? सो मैं इन क्लास 10th हम ये सीखते थे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज को Q से, टाइम को T से एंड करंट को I से। सो व्हाट इज द Q? क्या Q इज इक्वल टू I इंटू टी? यस और नो? I का डायमेंशन, T का डायमेंशन, S नहीं T, कैपिटल T। S इज द यूनिट, टाइम का यूनिट सेकेंड है, पर डायमेंशन फॉर्मूले में उसे क्या लिखा जाता है? T। तो आई कैन लर्न 80। 8 is the dimension formula of charge. Or charge is the intrinsic property of matter due to which it attract or repel some other bodies. And the charge have two type, positive and negative. Also charge is a scalar quantity. अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें और शुरू होती है इसके ऊपर। वो इंटरेस्टिंग बातें जुड़ी हुई है इसकी प्रॉपर्टीज से। इंटरेस्टिंग बातें और कई सारे सवाल इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्या क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? उसके गुण। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? हाँ, पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी इसकी एडिटिविटी। एडिटिव इन नेचर मीन्स व्हाट? मैंने आपको एक बॉक्स दिया, बॉक्स के अंदर +5 ई चार्ज रखा, यहाँ पे 2 ई चार्ज रखा। टोटल चार्जेस बॉडी के ऊपर कितना है? तो आपने कहा सर +5 ई -2 ई, द नेट चार्जेस +3 ई। ई इज द वेरी बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। अभी आएंगे इसके बाद। मैं ई इसलिए लिख रहा हूं, आप उसे इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट न करें। इस रूम में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग हैं। टोटल कितने? अगर एक और आ गया तो 5 हो गया। तो एक व्यक्ति के पास जो चार्ज मिनिमम पॉसिबल है वो ई है। यहां पर मैं ऐसे बताता हूं, इस रूम में पहले 5 लोग बैठे थे। कितने बैठे थे? इसमें से 3 चले गए। कितने बचे? 2 बचे। तो क्या 5 प्लस 2 चले गए तो कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे? 3। तो यहां पर मैंने 2 को निकाल दिया। ऐसा सोचिए कि कोई ऐसी चीज जिसकी एक लिस्ट वैल्यू है। अब मैंने आपसे कहा कि चार्ज होता है बेटा। इस बिल्डिंग को किसने बनाया? ब्रिक्स ने। तो आपको मैंने बोला कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बताओ कितनी ब्रिक्स लगी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल चार्ज। क्या पूछ रहा हूं?
पर क्या ये बिल्डिंग उन ईंटों से मिलकर बनी होगी, ब्रिक्स से? जो सबसे लीस्ट वैल्यू इस बिल्डिंग को बनाने में है वो 1 ब्रिक है। तो दुनिया में चार्ज को बनाने में भी सबसे छोटा चार्ज जो है वो ई है। सबसे छोटा चार्ज। अगर कोई पूछे मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इन यूनिवर्स पॉसिबल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम चार्ज, तो आगे ही हम लिखेंगे द मिनिमम चार्ज इज इंडिविजुअली अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज दिस वैल्यू। तो मैं बार बार इसको नहीं लिखना चाहता इतने बड़े नंबर को, पर मुझे याद है कि इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल नहीं है। सपोज चार्ज जो भी बनेगा क्या इसी का मल्टीपल बनेगा? अभी आएंगे आगे, आप नोट कर रहे हैं, मैं आगे इसको डिटेल बताऊंगा। मेरी प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर था, यानी कि सिंपली हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, और इसके लिए किसी मैथमेटिकल रूल की जरूरत, सिंपल अलजेब्रा है। पॉजिटिव पॉजिटिव से ऐड होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि वी कैन सिंपली ऐड द चार्ज लाइक सिंपल। पॉजिटिव नंबर कैसे ऐड होते हैं और नेगेटिव नंबर कैसे ऐड होते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर बेटा प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है प्लस का, यहाँ पे माइनस का Q3 चार्ज है। बताओ बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज तो आप लिखेंगे सर Q1 प्लस Q2 माइनस, ये Q3 माइनस क्यों किया? जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो, यहाँ पे एक और वैल्यू डाल दो माइनस Q4, तो यहाँ पे क्या लिखता बच्चा? माइनस का Q4। ये प्रॉपर्टी की गिनती में आती है कि चार्ज वी कैन सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट द चार्ज। एग्जाम्पल के लिए आप दूसरी बॉडी ले लीजिए, सपोज अ बॉडी जिसके पास 2 कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 3 कूलॉम नेगेटिव चार्ज है। हाउ मच चार्ज ऑन दैट बॉडी? हाउ मच चार्ज? क्या माइनस 1 कूलॉम? कैसे आया? प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 कूलॉम चार्ज। यस सर नो? माइनस 1 कूलॉम चार्ज। इधर आ जाए इस एग्जांपल पर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पर कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है? सो हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज लेस? अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है जिसमें 3 ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? कितने ज्यादा है? तो कितने कम इलेक्ट्रॉन है? 3 ना। अरे इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है इसमें? प्रोटॉनों की अधिकता कितनी है? बोला दोनों दोनों तरफ से जा सकता है। इसमें ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। या फिर ये बोल सकते हैं इसमें कम कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज एडिटिव इन नेचर, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज वी कैन सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी जो अब हम आ रहे हैं उसको पहले एग्जांपल वाइज समझे। ये हटा दूं? हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी मेरे चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? फिर दूसरी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज, इट मीन्स आपको पता है नेचर का एक रूल है कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है टाइमली। जस्ट लाइक मैं किसी मटेरियल को रख दूं कि मटेरियल एक टाइम बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देती है। सो मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को ठूस के भर दिया, बिल्कुल पैक करके भर दिया इसमें, और इस बॉक्स को मैंने इतना हाईली आइसोलेटेड कर दिया कि इसमें से ना तो कोई दुनिया बाहर है ना ही कोई दुनिया अंदर है। इट मीन्स ना तो इसमें कोई एंट्री मार सकता है और ना इससे कोई बाहर जा सकता है। और 10 करोड़ साल मुझे ये बॉक्स वापस याद आया, तो मैंने इस बॉक्स को वापस ओपन किया, तो मुझे इस बॉक्स के अंदर से क्या मिलेगा? क्या ये चार्ज वापस मिल जाएगा? यस सर नो? यस, इट मीन्स चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या रहा? ये कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व, सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इनफाइनाइट टाइम तक के लिए सेव रह सकता है, चार्ज को मारा नहीं जा सकता। ये वैसी है जस्ट लाइक एनर्जी, लिख सकते हैं चार्ज इज कंजर्व जस्ट लाइक एनर्जी। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड ना destroyed, just similar, charge is neither created nor destroyed, it is conserved, or that is also the property of charge.
नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, एक ये इसका गुण भी है और इसको प्रॉपर्टी भी मैं नाम दे दूं, ट्रांसफरेबल। दिस इज द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबल मीन्स व्हाट? चार्ज कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body, that is also property, transferable है, we can easily transfer from one body to another. And very very important, next property, suppose you have a body A and a body B and the net charge on body is 0, AB as well as B, net charge is 0, and for any method आपने एक मिनिमम से मिनिमम चार्ज इधर क्या भेज सकते हैं आप? सबसे छोटा चार्ज E, E इज द स्मॉलेस्ट चार्ज जो मैं यहां से यहां ट्रांसफर, उसके बाद अगर ट्रांसफर करना है तो नेक्स्ट क्या भेज सकता हूं? 2E, उसके बाद 3E, उसके बाद 4E। क्या मैं 4.5E ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या दैट चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड? सोचो ये बनाया किसने होगा? ये बनाया किसने होगा? सर 4 पूरे इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, क्या इज इट पॉसिबल? क्या हाफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल? सो दुनिया में E/2 चार्ज पॉसिबल, ओनली चार्ज इज पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो मैं चार्ज को आगे जाके लिखूंगा एनी वेयर n इज द एनी इंटीजर, n इज द एनी इंटीजर। सो आ जाओ मेरे एग्जांपल पे, A से B की तरफ मैंने एक E ट्रांसफर किया और ये एक E को बोलता हूं मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, बेटा नेगेटिव लिख देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन, बताओ अब B पर कितना चार्ज है? नाउ B पर कितना चार्ज है? क्या B पर पहले तो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव? नेगेटिव। हाउ मच नेगेटिव? -C, बहुत बढ़िया। और इस पर चार्ज पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर मैं E की जगह यहां पर 2E चार्ज ट्रांसफर करता तो वेरी गुड, क्या यहां पर -2E और यहां पर बेटा +2E। क्या चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ लीस्ट चार्ज, दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे दुनिया में अगर कोई तुमसे बोले कि कितने लोग हैं तो आप गिनती कैसे करोगे? इंटीजर्स में। इस रूम में कितने व्यक्ति हैं, आप स्टार्ट कहां से करोगे? 1 से। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? 1.5 या 1.2 या डेसिमल नंबर पॉसिबल? तो इन दिस यूनिवर्स काफी आराम से समझिए, सबसे छोटा चार्ज E है और जो भी चार्ज दुनिया में बना है वो उसी का मल्टीपल है, और उसका मल्टीपल जो है वो नंबर हमेशा क्या रहा होगा? इंटीजर नंबर रहा होगा। 1 कूलॉम इज नॉट अ लीस्ट चार्ज, 1 कूलॉम इज नॉट अ लीस्ट चार्ज, इज दैट चार्ज। और क्या ये चार्ज किसके पास रहता है? दुनिया में 2 लोगों के पास ये चार्ज हैं, एक तो प्रोटॉन के पास और एक इलेक्ट्रॉन के पास। पर प्रोटॉन के पास ये चार्ज पॉजिटिव में अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव में अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें कहती है उसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्या नाम है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर कुछ कुछ हम बातें करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, in this universe the charge is always the integral multiple of least charge, पर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? व्हाट इज n? n is the integer, n is a इंटीजर। एक और डिफरेंस है कि मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो यहां पर तो आपने n की जगह इंटीजर लिखा, तो आप 1 लिख रहे हैं। तो क्या इस फॉर्मूले को बेहतरीन तरीके से लिखना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है बेटा
इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ब्रैकेट के बाहर ई। द रियलिटी में दैट नंबर इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ विच इज ऑल्सो इंटीजर। अरे हाँ या ना, दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर। तो बुक्स में हमें फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इससे भी काम बन जाएगा, पर n इज नॉट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब अच्छे सवाल करेंगे तब इससे सवाल नहीं बन पाएंगे, इससे जरूर बनेंगे। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन आपको याद हो, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम है, क्वांटम थ्योरी जिसने दी है, डी ब्रोगली नाम है ना उनका। एनर्जीज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बैंडल्स, डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली उसका नाम है। उसने क्या कहा कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है ना, मिनिमम पैकेट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन एंड द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इज आल्सो कांस्टेंट h न्यू। Just similarly, quantization of charge is says that the minimum charge in nature is available is E, एंड जो भी चार्ज इसके अलावा दुनिया में है वो इसी का क्या है बच्चे, मल्टीपल। मैं ऐसे समझाता हूँ, इस बिल्डिंग में सबसे छोटा अगर कोई चीज बनाया गया है वो ब्रिक है, ब्रिक को और ज्यादा तोड़ा तो जस्ट लाइक वो ब्रिक का नाम है ई। तो सोचो इसमें 10,000 ब्रिक लगी होगी तो यार 10,000 ई, 10,000 E. तो Q is equal to NE, that is the formula for calculating charge, and that number is the difference between the number of proton and number of. This is also called the properties of quantization of charge. It is a fourth property. क्या तुमने एक और इसके ऊपर और चर्चाएं करते हैं, पर एक प्रॉपर्टी और तुम्हें बता दूं, इसके ऊपर काफी आप चर्चाएं करेंगे इन सबको मिलजुल कर। क्या आपको पता है कि मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल? मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल? यस, मास कांस्टेंट और वेरिएबल। टिल 19th सेंचुरी हमारे लिए मास कांस्टेंट था। इट मींस अगर आप इस मार्कर को वेट कर ले, अगर ये रेस्ट में है तो इसका वेट 10 ग्राम है, तो आप इसे मूव कराएंगे तब भी इसका मास 10 ग्राम होगा, टिल 19th सेंचुरी। पर जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी तो आइंस्टाइन ने मास को वेरिएबल प्रूफ कर दिया। इट मींस व्हेनेवर वी बॉडी मूव द मास इज चेंजेबल, मास इज। न्यूटन के टाइम तक मास कैसा था, कांस्टेंट, पर आइंस्टाइन के टाइम पर मास वेरिएबल है। इट मींस whenever a body moves with the relativistic speed, it means the speed is much greater than as compared to speed of light. So there is another world of physics. It means the very fundamental law, just like Newton's law. Newton's law is not valid in quantum physics. And quantum physics, it means मास को जो कांस्टेंट करके लॉ दिए गए थे वो वैसे भी वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि मास को अब हमने क्या प्रूव कर दिया है, वेरिएबल। तो मास इज अ वेरिएबल, पर इसकी वेरिएबल होने का कब पता लगा पाएंगे, जब आप इसको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रेवल कराएं तो इसका मास वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि सर इसको मैंने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द न्यू मास, कोई चेंज। रेस्ट मास वही होगा जो इसका मास मोशन का है, अगर मोशन की क्वांटिटी कम है तो, वेलोसिटी कम है तो। पर अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूं तो मैं ये देखता हूं कि मास चेंज हो जाता है। पर यही कहानी चार्ज के साथ देखी गई, तो जितना चार्ज रेस्ट में है अगर आप उसे स्पीड ऑफ लाइट से भी चलाओगे तब भी उसके चार्ज में कोई चेंज। सपोज यू हैव अ इलेक्ट्रॉन हैव मास 9.1 into 10 की पावर -31 of kg, एन इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। सो हमें चार्ज पता है, हमें मास पता है। नाउ इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सीलरेट किया और इलेक्ट्रॉन को मैंने स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराया, देन अगेन मैंने दो चीजें मेजर करी, चार्ज एंड मास। तो मैंने ये पाया कि उसका मास बदल चुका है, पर मैंने ये देखा कि चार्ज अभी भी वही है। इट मीन्स चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज बदल नहीं सकता, चाहे आप रेस्ट में मेजर करो चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से मेजर करिए, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होता। तो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप उसे ऐड कर सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट।
So that are the fundamental properties of our charge. अब आते हैं हम इसके ऊपर काफी सारे सवाल बनते हैं क्वांटाइजेशन, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज पॉसिबल कौन सा होगा? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यस सर नो? चार्ज कौन सा पॉसिबल होगा? जो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, अगर वो ई से मिलकर नहीं बना हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, जस्ट लाइक आपको ये बताना है कौन से चार्जेस पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए तुमसे कहा Q इज इक्वल टू 1E, क्या ये पॉसिबल है? यस। मैंने कहा 2E, क्या पॉसिबल है? मैंने कहा 3E, क्या पॉसिबल है? इसका मतलब सर E, 2E, 3E, 4E एंड सो ऑन, ये सब पॉसिबल है सर। NE चार्ज, ये सब पॉसिबल है। पर मैंने कहा क्या E/2 पॉसिबल है? ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हाफ इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? यस पॉसिबल है ना? अरे ये कट जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस आर द ऑल पॉसिबल चार्जेस बिकॉज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट चार्ज। मैंने एक बच्चे से पूछा Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास चार्ज कितना है? ये चार्ज किसने मिलकर बनाया होगा? मे भी अगर पॉजिटिव है तो इतने ज्यादा प्रोटॉन्स ने, या नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ने। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट चार्ज? You have a body and suppose this charge is positive, या नेगेटिव ले लो, थोड़ा सा इजी रहेगा। नेगेटिव चार्ज, सो इस बॉडी पर ज्यादा कौन रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मेरा सवाल है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक द चार्ज ऑफ 1 कूलॉम? कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हैं? क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकते हैं? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 कूलॉम। नेगेटिव क्यों है? मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव साइन हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 1 कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बनाया होगा। सबके पास थोड़ा थोड़ा चार्ज है, और वो थोड़ा थोड़ा चार्ज वो रही वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर। ये इलेक्ट्रॉन के पास टेंशन है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज वो लेके चलता है। अगर 2 लोग आ गए तो ये चार्ज कितना हो गया? डबल। 3 आ गए तो चार्ज कितना हो गया? 3 गुना। यही तो कर रहे हैं। अगर n आ गए तो चार्ज कितना होगा? Ne. So how many number of electrons? So we can solve like Q is equal to Ne. So Q upon में E is equal to N. Q की वैल्यू 1 कूलॉम अपॉन में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 is equal to N. Now find the value of N. So that number is approx equal to 6.25 into 10 की पावर 19 और 18, इट शुड बी 18 जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/1.6, इसको 10 लिखेंगे, फिर इसको 16 लिखेंगे, 0.625 इंटू 10 की पावर 19 बनेगा। तो मुझे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कर दिया। क्या ये इंटीजर नंबर है? देखो जरा ध्यान से। इज इट इंटीजर ना? यस सर नो? 10 की पावर 8 जीरो भी है, 18 जीरो है, इंटीजर है। कैसा है बेटा? एंड कंफ्यूज नहीं होना। 6.25 को देखकर तो मैं लगा होगा कि सर ये फ्रिक्शनल नंबर है, पर पीछे देख, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी। तो दैट वैल्यू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which makes the charge of 1 coulomb. It means the 1 coulomb is a very large unit. Why? क्या that is the very large enough number of electrons? Yes or no?
अब इलेक्ट्रॉन इतने बड़े नहीं होते जितने हम सोचते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉनों को कितनी जगह चाहिए, मैं बोलूंगा इतनी सी। इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटा है। तो ये नहीं सोचना कि सर 10 की पावर 18 उसमें एटम में सर रहे कहाँ होंगे, वो बहुत छोटा होगा। तो 1 कूलॉम इतने बना, कितने भी कूलॉम पूछे, सपोज उसने कहा कि मेरे पास 10 कूलॉम चार्ज है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट? 10 कूलॉम, क्या दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10? अगर मुझे 100 बोलेगा 100 कूलॉम चार्ज है, इट मींस दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मुझे बोलेगा कि मेरे पास 1.2 कूलॉम चार्ज है, क्या दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1.2? यस सर, नो? सो मुझे बेसिकली पता चल गया दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच मैक्स द चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। इसके बाद वो जो भी चार्ज मुझसे पूछा रहा है, दैट चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ओके, तो ये मुझे तो पता चल गया कि सर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैपेबल टू फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। इतने नंबर ऑफ कैपेबल टू फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। कुछ चार्ज की पॉसिबिलिटी के बारे में चलता है, कौन से चार्ज आपके लिए पॉसिबल है या नहीं। Q is equal to 80 माइक्रोकूलम। अगर ये पॉसिबल है तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ या हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने कुछ नहीं लिखा है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज बना होगा तो मेजरली में प्रोटॉन्स नहीं होगा, तो कितने प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा है? सिंपली आप मैथमेटिकली as it possible charge, अगर ये possible है if n is integer, if n is integer तो that charge is possible। That is 1 point क्या क्या आप लिखेंगे, 18 लिखेंगे। माइक्रो मीन्स बेटा 10 पावर -6 इस माइक्रो डिवाइडेड बाय 1.1 0 लगाओ, डेसिमल -6 क्यों हुआ? 10 सही। So it is 50 into 10 पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 13। Is it integer number? Yes. Is it? It is possible. 10 to the power -6 कैसा है? Micro. It is 80 into 10 to the power -6 of coulomb, where micro is denoted by 10 to the power -6. Suppose you have a charge like 10 to the power -18 coulomb. Is it possible? Check the possibility. Is it possible charge? Yes. Q upon E, and what is the value of 10 to the power minus of 18 upon me? 1.6 into 10 to the power minus. How much? It's 10 by 1 by 6. 10 by 1 by 6. It is not possible. Is it possible? तो अभी तो आप possible बता रहे थे। Is it possible है या नहीं? नंबर कैसा आएगा? It is 100 by 60. क्या n की वैल्यू इंटीजर आ पाएगी? नहीं। It means ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। नहीं। सपोज आपको मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूं कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और उनका डिफरेंस है, तो ये पॉसिबल आपको क्यों नहीं है? उसका रीजन भी हमें पता है, n इज नॉट इंटीजर। अच्छा सवाल ये है,
बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और प्रति सेकंड 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। प्रति सेकंड कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं? 10⁻8 electrons per second from body A to body B. B. In 10 seconds, how much charge is transferred? In 10 seconds, how much charge is transferred? 10 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर? तो 10 सेकंड में होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताएंगे आप, अगर आप इनटू 10 करते हैं। जैसा 1 सेकंड में 10 की पावर 8, तो 10 सेकंड में कितने ट्रांसफर होंगे? क्या दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10? कितनी देर में? 10 सेकंड। मैंने पूछा चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी B. I want to magnitude of the charge which is transferred. क्या magnitude of charge is equal to Q is equal to and how many electron transfer in 10 seconds? क्या this number is 10 into 10 to the power 8? क्या this is the number of electron which transfer multiply by that is the value of charge. Yes sir, no? That this number is multiplied by E. Number of electrons multiplied by E always gives you a charge. फिर भाई इसकी वैल्यू रखें 1.6 into 10 to the power -92, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये टाइमली वाला क्वेश्चन कि इतने नंबर ऑफ ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने देर में इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बताओ कितनी देर में चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। हाँ, अब ये चार्ज ने दो बातें और कर दी। क्या कर दी? चार्ज ने कर दिया कि हम सिमिलर चार्जेस, लाइट चार्जेस जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने एक घटना बताई कि हम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब अनलाइट चार्जेस एक दूसरे के पास आए तो उन्होंने एक घटना बताई कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और पूरी कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई कि जब रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सन कब होगा बच्चे? जब पॉजिटिव को किसके पास लाओ, नेगेटिव को किसके पास लाओ, रिपल्सन। और अट्रैक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव किसके पास आ जाए, नेचुरल है, हम अपोजिट से ही अट्रैक्ट होंगे। और कहानी यहाँ से शुरुआत हुई कि अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स ड्यू टू व्हिच द चार्ज कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर। समटाइम हमने देखा कि इलेक्ट्रिक शॉक हमें कैसे लगता है, दूर से हमें कोई चीज़ खींच लेती है। खींचना मतलब क्या है? अट्रैक्शन। कोई हाई टेंशन लाइन के पास आप जा रहे हैं और आपकी बॉडी में अलग से अपोजिट चार्ज है, सपोज वहाँ नेगेटिव चार्ज है, आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको दूर से भी अट्रैक्ट कर देगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन 100 ऑफ टाइम्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का है, सबसे पहले किसी ने डायग्नोस किया था, उसका नाम था कूलॉम्स। कूलॉम्स ने कहा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को, जो कि दो तरीके का हो सकता है, आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव। पर सवाल पूछा गया कि व्हाई देयर इज टू नेचर ऑफ फोर्स, बिकॉज द चार्ज है टू नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो नेचर का है, दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एडजेक्टिव। न्यूटन ने, ये हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था बेटा? कूलॉम्स। क्या नाम था? कूलॉम्स ने एक लॉ दिया, जिस लॉ का काम था दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना। तो कूलॉम ने जो लॉ दिया, उसने दो चार्जेस पहले ले लिए, एक चार्जेस सपोज Q1 ले लिया, एक चार्जेस Q2 ले लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस r कर दी और वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसने एक्सपेरिमेंट कर करके डेटा निकाला। उसने पहली बार दुनिया को ये बताई कि देखो, मैं जब चार्जेस को बड़े करता हूँ, बड़े इन द सेंस मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ, पहले 1 कूलॉम था, अब 4 कूलॉम रख दिया, फिर 4 लगा, अब 10 कूलॉम रख दिया। जब मैं बड़े चार्जेस को रखता हूँ तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन दैट्स व्हाई
क्योंकि हमें नहीं पता ना अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, जब तक क्या हाँ इंटरेक्शन क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दोनों रिपल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। कब तक नहीं पता होगा? जब तक इनकी क्या ना दी हो, पोलैरिटी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कुछ नहीं लिखूं, तो आपको समझना है पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव? पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो बात है किधर रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल किधर किया जाएगा? Q2 इसे इधर रिपेल कर रहा होगा, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यस और नो। और ए इसे इधर रिपेल कर रहा होगा, इसे बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। कुछ कुछ चीजें याद आ रही है? फोर्स कैसे लग रहा है? अपोजिट। फोर्स कैसे लग रहे हैं? पेयर में। फोर्स कैसे लग रहे हैं? एक दूसरे ही बॉडी पर। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम। क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या ये पेयर में लग रहे हैं? एवरी एक्शन इज इक्वलेंट। ओहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक दूसरे पर लगाता है, दूसरे पहले पर लगाता है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, परंतु इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर मैं दोनों फोर्सेस को निकालने से बेहतर है एक फोर्स निकाल दो, उतना ही दूसरे पर लग रहा होगा, और डायरेक्शन मुझे पता है उसके अपोजिट होगी। इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो है उसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, एक और चीज याद रखना है, अपोजिट तो लग रहे हैं पर ये ऐसे नहीं लग सकते। इसको इधर लग गया, इसको इधर लग गया, ये पॉसिबल नहीं है। चार्जेस हमेशा कहाँ लगेंगे? अपोजिट लगेंगे, पर मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेंगे। मैं तुम्हें कंफ्यूज करूं? इधर देखो, कंफ्यूजन देखो। ये फोर्स मैंने लगाया ऊपर, ये फोर्स मैंने लगाया नीचे। बताओ क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है कि नहीं? ये लग रहा है ऊपर, ये लग रहा है, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन अपोजिट लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है? थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये फोर्स की बेटा लाइन ऑफ एक्शन ये, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये पॉसिबल, ये जस्ट अपोजिट लगेंगे पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे इनकी ये इधर लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर, ये इधर लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो सिर्फ अपोजिट कहने से, मैग्नीट्यूड बराबर कहने से काम नहीं बनेगा। एक चीज और उसने अपने लॉ में ऐड करी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रयोग करता गया, उसने कहा देखो भाई साहब, मैं जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ, ये रिपल्सिव फोर्स उतना बढ़ता जा रहा है। इट मींस द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरी उसे और प्रयोग करता गया, उसने ये देखा कि मैं चार्जेस को दूर रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ बेटा? दूर। मैं जब इनकी दूरियां चेंज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फोर्स बढ़ता और कम होता है। जब भी दूर ले जाता हूँ फोर्स कम हो जाता है, पास लाता हूँ तो फोर्स बढ़ जाता है। और इनका बढ़ने और घटने का एक सिंपली मैंने मैथमेटिक्स निकाला है, इनवर्स स्क्वायर। और इसने कंबाइन एक फॉर्मूला दे दिया, दोनों को मिला के उसको बोलते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इसने कांस्टेंट चिपका दिया जिसको बोलते हैं K। और फिर इसने फॉर्मूला लिखा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, दिस फॉर्मूला गिव्स द ओनली मैग्नीट्यूड, गिव्स द ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, ये मुझे पता है कि जितना पहले ने दूसरे पर लगाया होगा उतना ही दूसरे ने पहले लगाया होगा। पर दिस इज द ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आल्सो उसने एक वेक्टर फॉर्म दिया होगा। पर दिस फॉर्मूले में अगर और डिटेल करेंगे तो एक टर्म चिपका दी K। इसने एक और काम किया, प्रयोग कर रहा था, पहले सारा सेटअप जमा के एयर में किया और फिर उस सेटअप को पानी के अंदर ले गया और फिर किया। तो इसने ये देखा, ना चार्ज बदलो ना डिस्टेंस बदलो, सिर्फ क्या बदल दो? मीडियम। सिर्फ क्या बदल दो? फोर्स विल चेंज। Forces depend on medium, but gravitational force is independent to medium. Gravitational force medium पर डिपेंड नहीं करता। देखो ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। सन कहाँ है? वहां से अर्थ के बीच में कई ऐसे स्पेस है, कई ऐसी जगह है जहां मीडियम है और जहां मीडियम नहीं भी है, पर फोर्स एक समान तरीके से लग रहा है। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो देयर इज अ के विच इज द टर्म रिलेटेड टू मीडियम।
ये फोर्स मीडियम की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है. इट मीन्स मीडियम गिव्स द permission to charge. How much force acts between them? दो लोगों को फिक्स बैठा दिया गया है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में फोर्स है 1 न्यूटन का, और सडनली यहां पर मीडियम बदल दिया गया, द फोर्स विल चेंज. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उनके बीच के डिस्टेंस चेंज, पर फोर्स बदल गया. इट मीन्स ये जो फोर्स है ये कितना दो चार्जेस के बीच में लगेगा, इसकी परमिशन कौन देता है? मीडियम. यानी मीडियम पर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई एक टर्म यहां पर आई है मीडियम से रिलेटेड. और इस k को बाद में हम ऐसे लिखेंगे, k की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस होल कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 की पावर 9. ऐसा इसमें ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड दी, बोलो, दैट इज कॉल्ड दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और मैं तो सिर्फ इसे इतना जानता हूं कि मीडियम की कोई टर्म है जो मीडियम के प्रेजेंस या मीडियम से रिलेटेड है, और डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट है. देखो परमिटिविटी, परमिट कितना करें, मीडियम डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स लगना है. So Coulomb's first law is gives the magnitude of force between two charges, and Coulomb observed that the force is proportional to the product and inversely proportional to the square of the distance. Now जो बच्चा समझदार है वो सब समझ गया, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, दूरी कम होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा. ये स्क्वायर में बोलते आना चाहिए. इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स विल बी 4 times lesser. If the distance is 3 times, then the force is smaller than 9 times. स्क्वायर में बोलना है. फिर मैग्नीट्यूड की बातें करें. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ द चार्जेस इज डबल, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स? द फोर्स विल बी 4 टाइम इंक्रीजेस. यस सर, नो. मैंने एक चीज बोली कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, और आपने कहा कि मान भी लिया, पर अर्थ तो बहुत ही ग्रेविटी के साथ खींच रही है, यहां पर वीक क्यों नहीं है? क्या हमारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है? हम तो मास है. यस सर, नो. तो क्या हमारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी? वी आर द मास बॉडी ना. हाँ, कर रही है. क्या एक और चीज भी तो रोल प्ले करती है? फोर्स दमदार होना चाहिए ना खींचने के लिए. ये वीक फोर्स है. सर अर्थ तो खींच रही, अर्थ का मास पता है बेटा कितना है? अर्थ के मास के हिसाब से उसका फोर्स है. द अप्रोक्स मास ऑफ द अर्थ इज 10⁻24 kg. इसके कंपैरिजन में हमारा क्या मास है जो हम ग्रेविटी बनाएंगे? अगर मैं मास हूं तो मेरे आसपास ग्रेविटी है, पर वो इतनी कमजोर है तो एक छोटे से डस्ट पार्टिकल को भी नहीं खींच पा रही. क्यों नहीं खींच पा रही? फोर्स कैपेबल नहीं है. फोर्स कैपेबल नहीं है मतलब वीक फोर्स है. अर्थ तो बहुत ही अच्छी ग्रेविटी बना रही. अर्थ ग्रेविटी इसलिए बना रही, अर्थ के पास मास भी बहुत ज्यादा है. इसका मतलब सर मास जिसके पास ज्यादा होगा ग्रेविटी ज्यादा होगा. यस, 100%. आप देखिए अदर प्लैनेट्स को. ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी. बिकॉज ब्लैक होल इज जस्ट लाइक अर्थ सपोज टू बी compressed just like a tennis ball. वेरी हाई डेंस मास अगर यहां पर भर दिया जाएगा तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बनाएगा कि ये ब्लैक होल जैसा काम करेगा. ब्लैक होल को जाना इसलिए जाता है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. ग्रेविटी का संबंध मास से है, वैसे ही चार्ज का संबंध मैग्नीट्यूड से है. जो फोर्स लग रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? जनरली ये तो
हमारे 12th लेवल का है कि मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, फिर ये दो डायग्राम बनाऊंगा, चार्जेस लिखूंगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कितना फोर्स होगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, फिर r इज द separation between the charges, q1 and q2 are the magnitude of the charges and k is the proportionality constant, the value of the k is 9 into 10 की पावर 9। हम उसका यूनिट भी डाल सकते हैं, उसका यूनिट देखिए बेटा, k को चाहिए तो इसको इधर भेज, इन दोनों को इधर भेजो, इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन, ये मीटर को इधर भेजो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कुलॉम और कुलॉम कुलॉम स्क्वायर उसको नीचे भेज दो, तो यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर। एंड परमिटिविटी का यूनिट देखो, 1 का कोई यूनिट, 4 पाई का कोई यूनिट, तो परमिटिविटी का यूनिट के की यूनिट के जस्ट अपोजिट होगा। यस सर नो? क्या तुम्हें वैल्यू पता है? एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है? बस ये थोड़ा सा और, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? कोई बात नहीं, पर क्या कम से कम एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, 8.854 इंटू 10 की पावर -11, क्या लिखू? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ यस, एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, पर मैंने जो लिखी है ये नॉट लिखा है, इसका मतलब ये या तो लिखी गई है एयर में या फिर कहां लिखी गई है बच्चे? वैक्यूम में। अब सोचो, जब भी मैं आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछता हूं तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? वाटर में कितनी है? तो हम आंसर रिलेटिव देते हैं, सर वाटर में एयर से 1.5 टाइम्स कम है। तो मैं जब भी आपको किसी मीडियम की परमिटिविटी पूछूंगा तो आप रिलेटिव में आंसर दोगे, सर एयर से दुगनी है। एयर से कितनी है? वहीं से बच्चा समझ गया कि अगर ये दुगनी है तो फोर्स हाफ होगा, इट मींस परमिटिविटी बढ़ी, फोर्स कम होगा। एक ही फॉर्मूले से सारे सवालों को डील कर सकते हैं। चार्जेस बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स कम होगा, और अगर परमिटिविटी भी बढ़ी तो भी फोर्स, बस उसका रेशियो अब किस किस में आएगा वो हम देखते जाएंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कूलॉम का बेसिक एक लॉ था, इसके ऊपर अभी और चर्चा करना बाकी है, हमने मैथमेटिकली बताया।